हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग गेट के रिजल्ट के आने के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंटिन्यूअसली आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप उनसे ये सीख सकें कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे थी, उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी की थी, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए थे, उसको कैसे ओवरकम किया था। और भी बहुत सारी चीजें ये स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई के लिए और मोटिवेटेड रहें, नए नए तरीकों से पढ़ने की आप एक जो सीखने की जो टेंडेंसी होती है वो आपके अंदर डेवलप हो जाए। आज उसी सीरीज के अंदर हम अपने एक और स्टूडेंट को लेकर के आ रहे हैं। इनका नाम है देवेश। देवेश की गेट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो रैंक आई है वो बहुत ही कमाल की रैंक आई है। AIR 45 लेकर के देवेश आए हुए हैं। और आज ये आपके साथ अपना जो सफर था, जो पढ़ाई का सफर था, उसको बांटेंगे और बताएंगे कैसे कैसे चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम किया। तो बिना देर किए हुए मैं देवेश को इनवाइट करना चाहता हूँ। देवेश, प्लीज आप हमारे बीच में आइए और हमसे थोड़ी सी बातचीत करिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देवेश, कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं ठीक-ठाक हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने इतना समय निकाला। देवेश इस समय अपने, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि अलग अलग एग्जामिनेशंस का फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, बट उसके बावजूद उन्होंने समय निकाला ताकि वो आप लोगों से बात कर सकें। इसके लिए समाधान लाइफ साइंस की पूरी टीम बहुत बहुत शुक्रगुजार है देवेश की। देवेश, सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, ताकि सारे लोग जान पाए कि आपने स्कूलिंग वगैरह, आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई है। सो सर, मेरा मेरा नाम देवेश हौड़ है। तो मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा जो स्कूलिंग वगैरह सब कुछ वेस्ट बंगाल से ही हुआ। फिर उसके बाद मैंने मेरा अंडर ग्रेजुएट डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में किया, वो किट यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद वहाँ से ही मैं एमटेक किया। एक्चुअली मेरा वो इंटीग्रेटेड कोर्स था, बीटेक प्लस एमटेक का। तो उसके बाद मैंने एक आईवीएफ सेंटर पे एज ए क्लिनिकल एम्ब्रायोलॉजिस्ट ज्वाइन किया था। फिर वहाँ पे कुछ महीने काम करने के बाद फिर मैंने गेट का प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया। तो इस साल अभी गेट में क्वालिफाई हुआ हूँ मैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप वेस्ट बंगाल से हैं, उसके बाद आपने बीटेक और एमटेक इंटीग्रेटेड आपने पढ़ाई करी है ना? अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएंगे देवेश, मतलब बीटेक एमटेक कंबाइंड लेने के पीछे क्या वजह थी? क्या मतलब हम ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो बीटेक सिर्फ करते हैं, एमटेक बाद में करते हैं, ताकि मे बी कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। आपने मतलब दोनों इंटीग्रेटेड करने के पीछे आपकी क्या सोच थी? तो एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा था कि मैं थोड़ा सोचता रहा था कि मैं जॉब के मतलब इंडस्ट्री के तरफ ही जाऊंगा। फिर जॉब करने के बाद मेरे को मतलब रियलाइज हुआ कि नहीं, एकेडमिक्स ही अच्छा था। तो मैंने सोचा कि एकेडमिक्स में अच्छा। ही रहना है अभी तो पूरा। तो ओके। इसीलिए मैं चेंज किया। अच्छा, आपने अभी भी बताया कि आप आईवीएफ सेंटर पे आपने कुछ समय जॉब भी की। तो हाँ। दिवेश, मुझे बताइए कि जॉब, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जॉब करने के साथ साथ क्या प्रिपरेशन सर हो सकती है कि नहीं हो सकती? आप थोड़ा सजेस्ट करिए। तो आप तो जॉब भी किए हुए हैं, तो आप थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को कि जॉब हाँ, के साथ साथ प्रिपरेशन करने में क्या इशू होता है, क्या है? थोड़ा टफ रहता है क्योंकि जॉब में तो आपका पूरा दिन ही निकल जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन लेना उतना मतलब आसान नहीं रहता है। तो शुरू-शुरू में मेरे को प्रॉब्लम आया था। फिर मैंने देखा कि जो मैंने गेट का लिए ही प्रिपरेशन लेना है, अल्टीमेटली यही मेरा मेन एम है। तो मैं सोचा कि जॉब अभी मतलब जो एग्ज़ाम के मतलब मैं 2-3 महीने पहले ही जॉब छोड़ दिया। तब मतलब मेरे को लगा कि पूरा अभी एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन लेना है। तो एक साथ ओके, 2 तो मतलब मतलब सोच यस, पा रहे आपने थे। एक बात सही कही कि अगर हम लोग जॉब पे ध्यान देंगे तो पूरा आधा दिन तो वहीं निकल जाएगा, और उसके बाद थकान इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर आदमी पढ़ने में उतना ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर भी नहीं सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आदमी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ जाता है। तो आप, मेरे हिसाब से आप जो शॉर्ट टर्म गोल को देख करके कि हम जॉब अभी कर लेते हैं, जो आपका लॉन्ग टर्म एम है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और अगर आप जॉब को छोड़ करके पढ़ाई पे ठीक से टाइम दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए सभी लोगों को। देवेश के हिसाब से भी यही चीज, वो भी यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताइए देवेश की गेट के एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत लेट पता चलता है। आपको गेट के एग्जाम के बारे में कब पता चला था? हाँ, मेरा जब 5th ईयर चल रहा था, मतलब जो इंटीग्रेट कोर्स का जब लास्ट ईयर चल रहा था, उस टाइम पे मेरे को पता चला।
और फिर मैंने उस टाइम पे तो प्लेसमेंट वगैरह के लिए तो मतलब बिज़ी थे, तो इसलिए उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं ले पाए। फिर जॉब में घुस गया, तो उसके बाद मतलब धीरे-धीरे करके मेरे को पता चला, और ऊपर से मतलब इंटरेस्ट भी था पीएचडी करने का, तो अब मैंने सोचा कि अभी प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट ओ, किया। अच्छा, तो देवेश एक चीज और बताइए कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती कि गेट के स्कोर के बेसिस पे आप पीएचडी में भी एडमिशन्स ले सकते हैं। हाँ, ज्यादातर हाँ, हाँ। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए गेट की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में स्टूडेंट को आप अपने तरीके से बताइए कि हाँ, पीएचडी के लिए भी गेट का स्कोर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली लोगों का ये मानना होता है कि आप पीएचडी करने के लिए आपको नेट क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्यों, लेकिन बात ये है कि नेट में आप अगर देखोगे तो बेसिक 5 ही सब्जेक्ट है, लेकिन आपका अगर मतलब आप टेक्निकल लाइन से आपने कोर्स किया है, तो वो करने के बाद आपको लाइफ साइंस या फिर फिजिकल साइंस, इस सब्जेक्ट में आपको नेट क्लियर करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इसीलिए आप अगर मतलब आप जैसे मैंने बायोटेक से मेरा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही किया, तो मेरे लिए बायोटेक आसान मतलब बायोटेक से ही मतलब गेट देने के बाद पीएचडी करना आसान रहा, तो इसीलिए मैंने गेट से ही चूज़ किया। ओके, ओके। तो मुझे ये थोड़ा-सा बताइए कि मतलब आपकी इतनी कमाल की रैंक आई है, 45 रैंक लेके आना, गेट में ही नहीं, किसी भी एग्ज़ामिनेशन में अगर आपकी आईआर 45 आई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके पीछे आपका बहुत हार्ड वर्क रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मुझे पता है कि हर स्टूडेंट की अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है, पढ़ने का अलग तरीका होता है। आपका क्या तरीका था? आपने कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जिससे आपकी इतनी बेहतरीन रैंक आई? हाँ, मैंने एक्चुअली मेरा जो पूरा डेली का जो टाइम था, मतलब मैं 6 से 7 घंटा पढ़ता था, उसमें से मैं कोशिश करता था कि 4 से 5 घंटा मैं नया टॉपिक पढ़ लूँ, उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम रह जाता उसमें मैं थोड़ा रिवीजन भी कर लेता था, और थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज और जो डीपीपी होता था वो मैं सॉल्व करता था। ओके, ओके। तो मतलब आप डेली के बेसिस पे, मैं जितना समझ पाया कि डेली 4 से 5 घंटे आप नए टॉपिक्स पे देते थे और उसके बाद डेली का टाइम आप रिवीजन में भी देते थे। क्या मैंने सही कहा? और ऊपर से जब वीकेंड्स वगैरह रहता, मतलब हाथ में जब थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता था, तब मैं मतलब कोशिश करता था कि पूरा वीक में जो जितना पढ़े हैं तो उसका पूरा एक बार रिवीजन करने के लिए मतलब कोशिश ओके, करते थे। ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं जो कि है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है और टॉपिक्स थोड़े से टफ होते हैं। आपने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तैयारी किस तरीके से की थी? कैसे पढ़ाई की थी? सर बायो प्रोसेस मैंने पहले तो यूट्यूब लेक्चर से ही स्टार्ट किया था पढ़ना। फिर मैंने सर आपका जो बुक है उसके बारे में मेरे को पता चला, तो मैंने वो बुक ऑर्डर किया था अमेज़न से। फिर वो बुक्स में आप मतलब कितना है कि मतलब जितना आपको चाहिए वो पूरा एकदम वहाँ पे है, मतलब और शॉर्ट भी है नोट्स वगैरह, तो वो प्रिपेयर करने में आसान ही रहा। और ऊपर से बुक का लास्ट में आपने पूरा जो जितना न्यूमेरिकल्स के लिए जितना फॉर्मूला चाहिए होता है, पूरा आपने पूरा नोट डाउन करके रखा है, तो वो न्यूमेरिक मतलब फॉर्मूला वगैरह याद रह रखने में थोड़ा आसानी हुआ मेरे को। तो बुक तो से मतलब मेरे को हेल्प। आपने पूरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उसी बुक से पढ़ी थी और उसी से आपका काम चल गया, राइट? वो बुक्स मैंने पूरा फ़ॉलो किया था, और थोड़ा बहुत मैंने न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स किए थे, वो उसके लिए मैंने वो टेलर और कार्गी का जो एक्सरसाइज़ पोर्शन था वो थोड़ा बहुत किया था मैंने। और ओके। ज़्यादा क्या मतलब जो पीवाईक्यूज़ जो है ना, मतलब 2000 साल से मतलब जितना भी बायोप्रोसेस का पीवाईक्यूज़ था, मैंने वो पूरा सॉल्व किया था, मतलब एक-एक क्वेश्चन किया था। तो ओके, आप अगर ओके। देखोगे तो वो उस टाइप का ही क्वेश्चन, मतलब घुमा-फिरा के थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करके आता है, तो राइट, राइट। बिल्कुल सही आपने कहा कि इन्होंने मेजरली जो हमने बुक लिखी हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो ऑर्डर की थी। उसको बेस बना करके इसकी पढ़ाई की, पीवाईक्यूज सॉल्व किए और थोड़ा बहुत जो शूलर कार्गी के जो पोर्शन है जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको किया। उससे इनका पूरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो निकल गया। थोड़ा आप इसके बारे में बता सकते हैं देवेश कि आपको हमारे चैनल के बारे में या हमसे कांटेक्ट में आप कब आए थे? किस तरीके से आए थे? सर आपका चैनल के बारे में मेरे को यूट्यूब से ही पता चला। फिर सर आपका जो मतलब शॉर्ट्स लेक्चर जो आप 1 मिनट का ज्ञान का जो सीरीज़ है ना, वो उससे ही जी। आपका चैनल के बारे में मेरे को पता चला। फिर मैं वो फ़ॉलो फ़ॉलो करता था। फिर आपका जो यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स वगैरह जो अवेलेबल है, मैंने वो भी फ़ॉलो किया। और उसके बाद वहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक था, वहाँ पे जॉइन किया। और अभी तो सर मतलब काउंसलिंग के टाइम चल रहा है, तो आपका बहुत हेल्प मिल रहा है सर उसमें भी।
अभी देवेश गेट बीटी की काउंसलिंग ग्रुप हमने बनाया हुआ है स्पेसिफिकली, उसमें इंटरव्यू की गाइडेंस वगैरह से लेकर के जो भी नए फॉर्म्स आ रहे हैं उन सब के बारे में पता चल रहा है स्टूडेंट्स को, उसमें देवेश हैं। और ये आगे के इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में भी अभी हम देवेश से बात करेंगे। देवेश, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है लास्ट में जाते जाते, लगने लगता है कि तैयारी सफिशिएंट नहीं है और सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा। क्या आप भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस करते थे? और अगर इसके अलावा भी क्या-क्या चैलेंजेस आपकी पढ़ाई में आपको देखने को मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए? हाँ, थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेशन आता था कभी-कभार, मतलब 1-2 महीने में हो जाता था, तो मैं कोशिश करता था कि मतलब उन सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान ना देके मेरा अपना जो काम है मतलब पढ़ना जो, वो ही मैं करने का कोशिश करता था। और ऊपर से मेरे को थोड़ा क्रिकेट खेलने का भी आदत मतलब शौक है, तो जब भी डिप्रेस होता था मैं निकल जाता था खेलने के लिए। थोड़ा बहुत टूर्नामेंट वगैरह खेल लेता था, मूड भी ठीक हो जाता था, फिर आके पढ़ाई भी कर लेते थे। गुड। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपका कोई ना कोई एक हॉबी अगर है, तो आप कभी भी डीमोटिवेटेड हो, तो आप उसको पकड़ के थोड़ा समय उसमें बिता सकते हैं, ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए और फ्रेश मूड के साथ आप दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली किसी एक चीज़ में लगे रहेंगे, तो बट नेचुरल है कि आपका दिमाग थोड़ी देर बाद उस चीज़ को वापस मतलब ग्रास्प करने में ग्रास्प करने से इनकार करने लग जाएगा। तो उस चीज़ को ठीक है, थोड़ा-सा आप दूसरी चीज़ों में जा कर के हॉबी को परस्यू करके थोड़ा-सा टाइम निकाल करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट और क्या-क्या डिस्ट्रैक्शन आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको देखने को मिलते थे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मोबाइल तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई करते के दौरान रील देखने लगते हैं स्टूडेंट्स। आपके साथ भी ऐसा था या आपको कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस थे और आप उससे बाहर कैसे आए? हाँ सर, मोबाइल तो एक डिस्ट्रैक्शन है ऑब्वियसली वो, लेकिन मैं पढ़ाई भी मोबाइल से ही करता था, मतलब जो ज़्यादातर तो यूट्यूब लेक्चर्स या फिर जो नोट्स वगैरह मोबाइल पे ही था। तो मोबाइल से ही पढ़ता था और रील्स वगैरह के लिए मैंने वो एग्ज़ाम के टाइम पे मतलब कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत मतलब इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक चलाना बंद कर दिया था पूरा, तो उससे मेरा ओके, थोड़ा ये हेल्प ओके। हुआ। अच्छा, जैसे कि अभी-अभी आपने बताया कि आपने नए टॉपिक्स को पढ़ते थे 4-5 घंटा रोज़ का, और उसके बाद जितना भी टाइम बचता था रिवीजन और पीवाईक्यूज़ को देते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनको लगता है कि जैसे कि हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो क्या करते हैं कि पूरा पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे, या पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन शुरू किया। क्या ये सही तरीका है, या टॉपिक वाइज़ रिवाइज़ करते जाना ज़्यादा अच्छा होता है? टॉपिक वाइज़ करने से अच्छा होता है क्योंकि आप अगर पूरा सिलेबस खत्म करके फिर आप रिवाइज़ करने जाओगे तो पहले का मतलब 2-3 महीने जो पहले स्टार्ट किया था जिस टॉपिक से, लाइक मैंने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया था। अगर मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर से बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँ तो मतलब आधा से ज़्यादा मैं ऐसा होगा कि मैं भूल ही जाऊँगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करता था जितना जो टफ टॉपिक है जैसे बायोकेमिस्ट्री या फिर बायो प्रोसेस का जो न्यूमेरिकल्स वगैरह वो मैं ज़्यादा रिविज़न का टाइम ज़्यादा देता था। और जो आसान टॉपिक है वो उसमें उतना ज़्यादा रिविज़न मैंने नहीं किया। ओके। एक सवाल थोड़ा-सा मुझे ये और बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि सीएसआईआर नेट की आप प्रिपरेशन अभी कर भी रहे हैं, आपने मुझे बताया था। इस सीएसआईआर नेट में तो लोग जो है वो 8 से 10 यूनिट पढ़ के जाते हैं, तो उनका काम चल जाता है, क्योंकि 13 यूनिट आ रहे होते हैं। अगर 10 यूनिट पढ़ करके कोई चला जाएगा तो उसका अच्छा सिलेक्शन होने का पूरा संभावना है। क्या गेट में भी ऐसा ही होता है? अगर कोई छोड़ करके कुछ जाना चाहे, तो क्या आपने भी कुछ छोड़ा था कोई पोर्शन गेट में, या सोचा था कि नहीं पढ़ूँगा और देने चले गए थे एग्ज़ाम, या सारा सिलेबस गेट के लिए पढ़ना पड़ता है? नहीं, गेट के लिए तो आपको सारा सिलेबस ही पढ़ना होगा क्योंकि मतलब जैसे आप अगर इस साल का क्वेश्चन देखोगे तो वो पूरा हर एक टॉपिक से ही थोड़ा बहुत करके सिर्फ़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आया। और ऊपर से अगर 2023 का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें देखोगे कि इम्यूनोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा कुछ उन लोगों का पैटर्न नहीं है, आपको अगर पूरा ही मतलब कवर करना अच्छा रहता है क्योंकि क्वेश्चन ही सिर्फ़ 65 क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आप 2-3 टॉपिक छोड़ दोगे तो ऐसे ही आप वो नंबर तो पीछे ही जा रहा है ना। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके कितने मार्क्स आए थे देवेश? मेरा 64.33 आया था। अच्छा, तो दिवेश, जब एग्ज़ाम दे करके निकले थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एग्ज़ाम दे के आए, उसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसा हुआ पेपर, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। आपको अंदाज़ा हो गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ सर, मेरे को ये बिल्कुल। था कि मैं टॉप 100 में आ जाऊँगा लेकिन हुँ, हुँ।
टॉप 50 में आऊँगा ये मतलब नहीं मेरे को पता था। नहीं था। लेकिन ऊपर से इस बार रैंक का भी थोड़ा इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब जिन लोगों हम्म, को 50 प्लस मिला है उनका रैंक बहुत पीछे गया। तो हम्म। वो बात भी एक है कि इस बार रैंक में इन्फ्लेशन ज्यादा जो है। यस, में से भी रैंक पीछे गया लोगों का। यस। आप टेस्ट को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या टेस्ट सीरीज वगैरह में पार्ट लेना चाहिए, उसका कितना इम्पोर्टेंस है? हाँ सर, टेस्ट तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और ऊपर से मैंने यूनिट वाइज टेस्ट भी दिया था और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने टोटल 8 से 9 दिया था लास्ट महीने, मतलब जनवरी से फरवरी के बीच में मैंने 8 से 9 मॉक टेस्ट दिया था। और यूनिट टेस्ट मैंने थोड़ा बहुत मतलब जितना भी यूनिट का था तो मैंने दिया था पढ़ते पढ़ते। ओके, ओके। तो मतलब आपने उस तरीके से भी उस चीज को भी ध्यान में रख करके पूरी स्ट्रैटेजी बना करके उस तरीके से पढ़ाई की थी। थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्योंकि आप अब पीएचडी के एस्पायरेंट हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, आपकी रैंक भी बहुत अच्छी है। अभी कौन कौन से कॉलेजेस आपने फॉर्म कहाँ कहाँ के भरे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स मैंने आईआईएससी बेंगलोर का फॉर्म भरा था और जो टॉप 5 आईआईटीज है तो उसमें फॉर्म भरा था। तो को। अभी आईआईटी बैंगलोर से मेरा इंटरव्यू का कॉल आया है और आईआईटी बॉम्बे से भी आया है और आईआईटी खड़गपुर से आया है और बाकी का अभी मतलब कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, तो देखते हैं। ओके, ओके। वैसे आपको अगर मतलब मौका मिले, तो आप कौन से आईआईटी से जाकर के आप अपनी मतलब अपनी पसंद के कौन से आईआईटी में जाना चाहेंगे, और या आईआईएससी ऑफ कोर्स, और किस कोर्स में या किस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहेंगे, क्या एम है आपका? तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है आईआईएससी बेंगलोर। अगर बेंगलोर में मेरे को मिल जाता है तो मैं वहाँ से ही पीएचडी करूँगा। और नहीं तो सर मेरा सेकंड ऑप्शन है कि आईआईटी खड़गपुर से करना है, क्योंकि वो मेरा घर के थोड़ा पास है तो होता है, तो मैं मतलब अ, घर का भी आना जाना रहता रह कर सकेंगे तो इसीलिए। बिल्कुल, डिस्टेंस तो एक मायने रखता ही है। आपका कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आप मतलब अगर आपको साइंटिस्ट पूछे कि भाई किस चीज पे काम करना चाहते हो, तो आपका भी कोई एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि हाँ मैं इस चीज पे काम करना चाहिए मुझे? हाँ सर, मेरे को एक्चुअली मेरा 2 चीज़ में इंटरेस्ट है। फर्स्ट प्रेफ़रेंस है मेरा टिश्यू इंजीनियरिंग में पीएचडी करने का हम्म, और सर सेकंडली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब वो मैंने वही 2 प्रेफ़रेंस डाला है हर जगह में। अभी देखते हैं कौन-सा पेपर मतलब मिलता है। अच्छा। ये बताइए देवेश, क्योंकि गेट में इतना अच्छा रैंक आया है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो है वो गेट को मतलब कम से कम दो यूनिवर्सिटीज तो ऐसे हैं ही अब्रॉड में जो गेट के स्कोर कार्ड को लेते हैं। क्या आप अब्रॉड भी जाने का सोच रहे हैं या इंडिया से ही पीएचडी करने का सोच रहे सर अभी पीएचडी तो मैं सोच रहा था इंडिया से ही करूँगा, लेकिन उसके बाद पोस्ट डॉक करने का मेरा इरादा है, तो उस टाइम पे बाहर जाने का सोचा है, अगर हैं उस टाइम पे ऑप्शनल बाहर ऑप्शन। जाएंगे? ओके, ओके। तो ये तो बिल्कुल अच्छा प्लान है आपका, और मैं और मेरी पूरी टीम और जितने भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, वो आशा करेंगे कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज जो आईआईएससी है वो जरूर मिल जाए, और टिश्यू इंजीनियरिंग या जिस भी चीज पे आप काम करना चाहते हो उस चीज के ऊपर आप काम कर सकें। एक फाइनल एक सवाल है देवेश आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, कि आईआईटी के भी जूनियर्स आपको सुन रहे होंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स से जो भी एस्पायरेंट हैं नेक्स्ट ईयर में 2025 में गेट के एस्पायरेंट हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करो, क्या दिमाग में होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या एडवाइस है फाइनल? एडवाइस ये है कि आप डेली का डेली पढ़ने का जो आदत है वो रखना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा पूरा। तो उससे क्या होता है कि पढ़ने का आदत पूरा चला जाता है। तो आप कोशिश करो कि अगर 2 घंटा भी हो सके तो डेली का डेली 2 घंटा भी मिनिमम पढ़ने का कोशिश करो, मतलब डेली का जो आदत रहना चाहिए पढ़ने का। तो उससे क्या होता है, एक मतलब एनवायरमेंट, आप पढ़ाई का एक एनवायरमेंट रहते हो तो मतलब आप ज़्यादा पढ़ाई के बीच रहने से आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा आने का संभावना रहता है। ओके। तो देवेश, आप नोट्स बना करके पढ़ते थे कि वही स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं लेनिंजर पढ़ लो, प्रेस्कॉट पढ़ लो या गार्डनर पढ़ लो, तो ये सब हाई जो एंड बुक्स हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप उनसे पढ़ते थे कि आपके खुद के जो नोट्स हैं उसी से पढ़ते थे? एक्चुअली कॉलेज टाइम पे मतलब मेरा तो जब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम पे तब थोड़ा बहुत मैंने बुक से पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे वो रिक्वायर्ड था। लेकिन गेट का टाइम में हुआ कि ज़्यादातर मैंने वो नोट्स ही फॉलो किया था
अभी थोड़ा बहुत टॉपिक के लिए मैंने प्रेस कोड वगैरह फॉलो किया था, लेकिन ज़्यादातर ओके। नोट से ही किया, क्योंकि गेट के लिए आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में मतलब प्रेस कोड वगैरह में तो उतना ज़्यादा बुक का नॉलेज चाहिए नहीं होता है। सही कह रहे हैं आप। तो जैसा कि बता रहे हैं कि गेट में उतना डीप में क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आप हाँ CSIR के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत होती है। तो इसी के साथ साथ हम थैंक्स बोलना चाहेंगे देवेश को कि इतना कीमती समय उन्होंने हमको दिया। और मैं आशा करता हूँ इन सभी स्टूडेंट्स को भी जो आप सुन रहे होंगे कि आपने जरूर देवेश से काफी कुछ चीजें सीखी होंगी, और इस तरीकों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई को बेटर कर सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल रहा है तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये इंटरेक्शन कैसा लगा, और फिर हम एक बार किसी और स्टूडेंट को लेकर के आएंगे, उसकी कहानी आपके साथ डिस्कस करेंगे और पूछेंगे उससे कि उसकी लाइफ में उसकी तैयारी में क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े, ताकि आप उससे और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।